डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, और दूसरा है गणतंत्र, रिपब्लिकनिज्म। अब फिर वही बात करें, एक खास बात है, जब ब्रिटेन का लोकतांत्रिक मॉडल आया, कैसे लोकतंत्र गणतंत्र के मायने कई बार समानार्थक रूप में यूज़ होते हैं, कई बार इसके मायने अलग अलग यूज़ होते हैं। जब ब्रिटेन में लोकतंत्र आया तो इसको लोकतंत्र किस रूप में व्यक्त किया गया? बहुमत के शासन के रूप में। ये बेंथम का मॉडल था। यहाँ लोकतंत्र को बहुमत के शासन के रूप में व्यक्त किया गया, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का मत एक था और जो राष्ट्र का अध्यक्ष था वो था वंशानुगत। और कहीं न कहीं ब्रिटेन ने संसदीय सर्वोच्चता के विचार को अपना लिया। इसलिए ब्रिटेन में ये बात कही जाती है कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, सिवाय महिला के पुरुष नहीं बना सकती, पुरुष के महिला नहीं बना सकती। यद्यपि आज के विज्ञान के युग में ये भी संभव है। तो इसके बाद ब्रिटेन ने जो लोकतंत्र का मॉडल ये बताया था, उसमें लॉर्ड सभा भी है, गैर निर्वाचित शासन है, और कहीं न कहीं ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भी जाना गया, उसमें संसदीय सर्वोच्चता है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसलिए ब्रिटेन के लोकतंत्र को देखने पर यह समझना बड़ा कठिन है कि लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण है, तंत्र ज़्यादा है या लोग ज़्यादा है। जब हम डेमोक्रेसी को देखेंगे तो ये समझना कठिन हो जाएगा कि लिबर्टी ज़्यादा मिलती है या बहुमत का शासन ज़्यादा है। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में समस्या कहाँ पर आ रही है? शक्ति का केंद्रीकरण, संसद की सर्वोच्चता। अब लोकतांत्रिक मॉडल में क्या समस्या आ रही है कि शक्ति का केंद्रीकरण होगा तो आज़ादी क्या होगा? लोकतांत्रिक मॉडल में, डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम क्या रही है? लोक प्रमुख होना चाहिए तंत्र, हावी क्या हो गया? तंत्र। तो सवाल है कि यूनानी युग से हमने देखा कि मूल तो लोक था, लेकिन कालक्रम में तंत्र हावी हो गया। इसलिए बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र शब्द का नाम ही नहीं लिखा। अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच बीच का रास्ता ले लिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों शब्द का प्रयोग कर दिया। लेकिन अमेरिकन से देखेंगे, जो अमेरिका के संविधान निर्माता थे, और जेफरसन, मेडिसन, और जिन्होंने जेफरसन, मेडिसन, अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। अब उन्हें डेमोक्रेसी शब्द से इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि उन्हें लगता था कि डेमोक्रेसी का मूल मर्म है स्वतंत्रता, बहुमत का शासन नहीं। क्योंकि जब बहुमत का शासन होगा तो आप जानते हैं बहुमत बड़ा निरंकुश होता है, और कितने एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया है कि बहुमत के शासन में व्यक्ति आज़ादी का दमन हमेशा होता है। यानी लोकतंत्र का मतलब निर्वाचित शासन हो जाना, बहुमत का शासन नहीं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? आज़ादी, फंडामेंटल राइट। अब लोकतंत्र में अगर आज़ादी और फंडामेंटल राइट आप बनाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर को पीछे करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका के सिस्टम में बड़े ज़बरदस्त मॉडल अपनाए गए, और फिर कैसे व्यवहार में है ये भी बड़ा दिलचस्प है। अमेरिकन ने संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं अपनाया। इस स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? संविधानवाद का सहारा लिया। उन्होंने संसद की सर्वोच्चता के बजाय संविधानवाद की सर्वोच्चता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जो बाद में कहा गया कि नहीं, वो तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता बन गई। ये भी वाद का विषय है। लेकिन उन्होंने संविधानवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सके, जिससे स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सके। और ख़ास तौर पर अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने ये बात ध्यान में रखी कि हम लोकतंत्र में बहुमत के शासन को नहीं आने देंगे। इसलिए कहते हैं डेमोक्रेसी शब्द ही ठीक नहीं है।
रिपब्लिकनिज्म से बात जो सीधे निकलती है जनता, डेमोक्रेसी से जो बात निकलती है तंत्र हावी होता है। बहुमत का शासन होगा तो बहुमत के शासन का पार्लियामेंट तंत्र है। जो रिपब्लिकनिज्म से बात हावी होती है वो क्या है? तंत्र नहीं, लोग, जनता। तंत्र का मतलब है लोग, जनता, वी द पीपल। इसीलिए अमेरिकन संविधान निर्माताओं उन्होंने का जनता का प्रभाव बनेगा। और बड़ी ध्यान से देखेंगे पूरे अमेरिका के संविधान लिखते समय इस बात को ध्यान में रखा गया। ब्रिटेन के संविधान में कभी फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न नहीं था, चेक एंड बैलेंस का प्रोविज़न था ही नहीं। अगर हम देखें कि जो भारतीय संविधान में भी लाया गया, पूरी दुनिया में अमेरिकन ने एक नया विचार दिया। और अमेरिकन ने व्यक्ति की आज़ादी को बनाए रखने के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधानवाद के साथ क्या दिया? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन, जो हम इसका विस्तार करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। इन्होंने इसे नियंत्रण और संतुलन के रूप में आगे बढ़ा दिया, चेक एंड बैलेंस। और कई बार आप देखेंगे ये अमेरिकी संविधान में बार बार दिखती है। अमेरिकी संविधान बार बार कैसे दिखती है? बहुत ध्यान से आप देखेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति सीधे आम जनता से निर्वाचित नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सीधे आम जनता से निर्वाचित होता है तो स्वाभाविक रूप में वहाँ बहुमतवाद आगे आएगा। फ्रांस में क्या है कि जो भी व्यक्ति 51% से अधिक मत पाएगा वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे आम जनता से होता है और फ्रांस अध्यक्षात्मक शासन के नज़दीक है। अमेरिकन ने ये मॉडल अपनाया ही नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन आम जनता नहीं करती, आम जनता निर्वाचक मंडल का निर्वाचन करती है। आम जनता किसका निर्वाचन करती है? निर्वाचक मंडल का। निर्वाचक मंडल किसका निर्वाचित करता है? राष्ट्रपति का। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आम जनता ने, और इसके पीछे पूरी परिकल्पना क्या थी कि बहुमतवाद स्थापित न होने पाए, क्योंकि हो सकता है कि आम जनता जो बात कहे निर्वाचक मंडल वही बात मान ले, जरूरी नहीं है। और फिर देखेंगे अमेरिका में आज़ादी को क्यों बनाया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों आगे बढ़ाया गया है। हमने फिर कहा कि हाँ, हमारा ध्यान सेपरेशन ऑफ पावर पे नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पे नहीं है, हमारा मूल ध्यान लोकतंत्र गणतंत्र के बीच के फासले को लेकर है। तो एक जिस बात को हम केंद्र में रखे हुए हैं वो लोकतंत्र गणतंत्र है कि अमेरिकन ने क्यों गणतंत्र शब्द का प्रयोग कर दिया। तो नियंत्रण संतुलन बनाया, चेक एंड बैलेंस कैसे बनाया, उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका में। यानी ये बात ध्यान में रखने की है कि राष्ट्रपति क्यों निर्वाचक मंडल से निर्वाचित होता है, पहला। दूसरी बात, अमेरिका में 2 सदन है, सीनेट की संख्या है, सीनेट के मेंबर हैं 100। प्रतिनिधि सदन, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या कितनी है? 435। सीनेट के सदस्यों की संख्या है 100, प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या 435। लेकिन 100 लोग 435 लोगों के ओपिनियन को वीटो कर देते हैं। कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये। 100 लोग, सीनेट अमेरिका में बहुत पावरफुल है, और सीनेट जब चाहे तब किसी भी रिप्रेजेंटेटिव हाउस की बात को सीधे रिजेक्ट कर देगी। ये दूसरा तरीका है जहां बहुमतवाद को रोका गया। और आप याद रखिए, चेक एंड बैलेंस बहुमतवाद को कैसे रोकता है? अगर कोई बात, किसी बात पे दोनों सदन भी सहमत हो गए, न्यायपालिका रोक देगी। ब्रिटेन में ऐसा सिस्टम नहीं है। ब्रिटेन में न सेपरेशन ऑफ पावर है, न चेक एंड बैलेंस है। इसलिए अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने कहा कि ना, हम ब्रिटेन का मॉडल नहीं अपनाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाना गणतंत्र का मतलब है, उसका संकीर्ण मतलब है, बच्चों वाला मतलब है। अगर कोई लोकतंत्र गणतंत्र का सबसे सिंपल सा अर्थ पूछे तो इसका मतलब है जहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित हो गणतंत्र, जहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत हो वो लोकतंत्र। लेकिन टेक्निकल अमेरिकन ने शब्द का कितना बड़ा मतलब समझा। इसका व्यापक मतलब क्या है गणतंत्र का? जहाँ आज़ादी हो। और मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र के साथ आज़ादी मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात तो डी टॉकविले ने बाकायदा कहा डेमोक्रेसी इन अमेरिका में कि लोकतंत्र में कई बार आज़ादी क्यों नहीं मिलती, समाज बहुमत वाला हो जाता है।
परंपराओं प्रथाओं के नाम पर व्यक्ति आज़ादी को रोकने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे आजकल समकालीन विचारधारा में ज़्यादातर डेमोक्रेसी के विचारक रिपब्लिकनिज्म की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ रिपब्लिकनिज्म का फिर और विस्तारित मतलब किया जाए, दो मतलब हो गए। एक तो व्यक्ति आज़ादी को रखा जाए, स्वतंत्रता को रखा जाए। अच्छा, ये बात तो आप हर जगह दुनिया में देख रहे हैं। निर्वाचित सरकार हो जाने का मतलब, बहुमत के शासन होने का मतलब लोकतंत्र है, या वो लोकतंत्र है जहाँ व्यक्ति की आज़ादी और मानवाधिकार की रक्षा हो। इसलिए रिपब्लिकनिज्म भी डेमोक्रेसी ही है। लेकिन डेमोक्रेसी से रिपब्लिकनिज्म का अंतर कहाँ है, ये बात है। और आजकल देखेंगे दुनिया में भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है, फ्रीडम इंडेक्स की बात आती है। तो ऐसा पता चलता है दुनिया में निर्वाचन तो कई देशों में होता है, आज़ादी कम ही देशों में है। क्योंकि कई लोकतांत्रिक देशों में भी ऐसा चलता है कि अल्पमत की बात नहीं सुनी जाती, आज़ादी दबाई जाती है, प्रेस को सेंसर किया जाता है। यानी सही मायने में रिपब्लिकनिज्म कहाँ है। और फिर इसी रिपब्लिकनिज्म का अंतिम मतलब ये है। और इसलिए वर्तमान विचारकों आप देखेंगे हन्ना अरेंट किसकी बात करती है, रिपब्लिकनिज्म की। रूसो किसकी बात करते हैं, रिपब्लिकनिज्म की। और इसलिए समकालीन डेमोक्रेसी का पूरा आर्गुमेंट रिपब्लिकनिज्म के आसपास आता है। जब हम अपनी पॉलिटिकल थियरी में डिबेट पढ़ते हैं कि पार्टिसिपेटिव वर्सेस डिलिबरेटिव, इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र केवल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है। हंगरी की पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, आजकल तो कई लोग लोकतंत्र के नाम पर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। अब मैं किसके लिए यूज किया ये मैं बात में नहीं हूं कि विवाद का विषय बन जाएगा। जरा शब्द को देखिए, विद्वान क्या कह रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर, और शब्द क्या कह रहे हैं, क्या शब्द दे रहे हैं। ये तो निर्वाचित तानाशाही है, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। यानी आप याद रखिए, सरकार निर्वाचित हो जाए, उत्तरदायी हो जाए, आज़ादी का दमन कर दे तो क्या होगा, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, हर 5 साल में 4 साल में चुनाव करा लेना, या जनता की आज़ादी, सीमित शासन, जनता की सहभागिता को बढ़ा देना, किसका मतलब होगा। और जब जनता की सहभागिता आज़ादी को बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, लोकतंत्र आएगा या गणतंत्र आएगा, गणतंत्र आएगा। तो भारतीय संविधान में बात इसीलिए दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में पूरा सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल एंड जुडिशियल रिव्यू सब अमेरिका से लिया गया है। हमारे संविधान में शासन संसदीय है, यहाँ तक तो हम ब्रिटेन से प्रभावित है। हमने संसद की सर्वोच्चता कभी नहीं मानी। यानी भारत इसलिए केवल गणतांत्रिक नहीं है कि राष्ट्रपति निर्वाचित है, हमने वो पूरा सिस्टम ले रखा है। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ इस बात पे बड़ा विवाद चल रहा है, आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा से सरकार की बहुमतवाद को न्यायपालिका ने रोक रखा है। सरकार कह रही हमने 400 की बहुमत से बनाया, न्यायपालिका कह रही हम नहीं मानते। भाई देखो, हम 400 से हो 300 से, हम नहीं मानते। संविधान में जो लिखा गया वही लिखा होगा, या 400 लोग बोलेंगे संविधान के मतलब अलग हो जाएंगे। अब कल के लिए 500 लोग बोल दें फंडामेंटल राइट खत्म कर दो, संसद में 500 लोग बोल दें कि फंडामेंटल राइट खत्म कर दो, खत्म कर देंगे। न्यायपालिका किस लिए है। तो हमारा संविधान किससे ज़्यादा प्रभावित है, ब्रिटेन से, अमेरिका से। ज़्यादा तौर पे देखेंगे अमेरिका से, रिपब्लिकनिज्म। और इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्टी बनाई थी रिपब्लिकन। अमेरिका में पार्टी का नाम है रिपब्लिकन, डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी का नाम भी था रिपब्लिकनिज्म। इसलिए समकालीन पॉलिटिकल थ्योरीज जितने भी हैं, अब हन्ना अरेंट की बात करेंगे तो कौन रिपब्लिकनिज्म की श्रेणी में जाता है, हन्ना अरेंट। मिल भी लगभग उसी श्रेणी में जाते हैं। मिल ने भी कहा नहीं, आज़ादी लोकतंत्र का मर्म है, बहुमतवाद नहीं। हन्ना अरेंट किस श्रेणी में जाएंगे, रिपब्लिकनिज्म। रूसो, क्योंकि रिपब्लिकनिज्म का मतलब एक तो आज़ादी है और एक है जनता की सर्वोच्चता, जनता की निरंतर शासन में सहभागिता। तो रिपब्लिकनिज्म को दो मतलब में आजकल समझा जा रहा है। पहला, स्वतंत्रता, जहां जनता की स्वतंत्रता हो और जहां जनता की प्रतिदिन शासन में सहभागिता हो। बात ध्यान में रखने की, प्रतिदिन, जहां जनता की प्रतिदिन शासन में सहभागिता हो। और यही तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। इसे आज की डेट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो बेंजामिन बार्बर, चाहे मेंस ब्रिज,
जितने भी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं वो बार बार किसकी हमें याद दिलाते हैं? रिपब्लिकनिज्म। डेमोक्रेसी नहीं, रिपब्लिकनिज्म। इसका मतलब रिपब्लिकनिज्म है तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है तो रिपब्लिकनिज्म है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसे जनता की भागीदारी करिए, जनता को आज़ादी दीजिए, यही रिपब्लिकनिज्म है।